Out of the news tonight in the war in Ukraine. Now, a survey shows 50% of firms or what's happening in the labor market. हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्केट में रिसेशन आ गया या आने वाला है। देखिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के दिन पे इसी चीज़ को लेके बहुत बहस चल रही है। न्यूज़पेपर से लेके, न्यूज़ आर्टिकल से लेके, हर एक जगह न्यूज़ चैनल्स पे भी लोग रिसेशन की ही बातें कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स है, फाइनेंशियल गुरुज है, उन्होंने भी बोल दिया कि रिसेशन आने ही वाला है। तो बहुत डर वाला माहौल है अभी, और इस बीच में हमको फिगर आउट करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए, इस वाले जो वीडियो है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रिसेशन आ गया है और रिसेशन को कैसे हम स्पॉट ऑन कर सकते हैं, कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, एंड हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो से हम ये चीज़ें सीखेंगे। और सबसे पहले अगर हम रिसेशन की बात करें तो रिसेशन में क्या होता है, तो क्लोजेस्ट रिसेशन वाला जो पॉइंट है हमारा वो है 2008 का रिसेशन। एंड उस बीच में ऐसा हुआ था कि हर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए थे क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे। क्योंकि अब सीएनजी और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए थे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ही कह लीजिए रिजल्ट करता है प्राइसेस का राइज करना। अब उसी के साथ जो लोन अमाउंट है वो भी बढ़ गए थे क्योंकि रेपो रेट भी आरबीआई बढ़ा रहा है। क्योंकि अब आरबीआई बढ़ा रहा है, इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उनको महंगे में मिल रहा है। अब वो महंगे में ही लोन्स दे रहे हैं बैंक्स को, और बैंक्स उसके बाद और महंगे में आपको दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल जो बहुत ही डेडली वाला है वो है जॉब ले ऑफ्स। बहुत लोगों के जॉब चले जाते हैं एंड ये बहुत स्केरी हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या रिसेशन आया है। तो रिसेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। तो अगर हम इन्फ्लेशन का पता लगाए तो शायद हमें रिसेशन का पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि 3 टाइप के इन्फ्लेशन क्या है और क्या हम उसे देख पा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में। चलो फिगर आउट करते हैं। सबसे पहला टाइप का इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, ये वाला इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड राइज करता है। अब क्योंकि डिमांड राइज कर रहा है किसी भी चीज़ का तो प्राइसेस भी राइज करेंगे। तो ये है पहला टाइप का इन्फ्लेशन। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है जब भी कोई रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर आप कह सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है वो लोहे से बना है और लोहा ही महंगा हो गया, तो फिर डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल जो एक्वायर कर रही है कंपनी उसको भी अभी महंगा पड़ रहा है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो महंगा हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में तो वो आपको या एंड कंज्यूमर को भी महंगे में बेचेगा। ये भी एक रीज़न है इन्फ्लेशन का। नंबर 3 है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये क्या है, देखिए पहला 2 जो रीज़न था ना, जिसके वजह से डिमांड का एक रीज़न और रॉ मटेरियल का महंगा होना, ये दोनों रीज़न की वजह से एक और इन्फ्लेशन रीज़न आता है, इन्फ्लेशन इंड्यूस होता है, वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अब कोई भी उसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो क्या करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली हो गया या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो गया, बहुत सारी फैमिलीज़ होगी जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती उस प्रोडक्ट को, थोड़ा महंगा हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं अपनी कंपनी के पास और बोलते हैं कि सैलरी हाइक दो हमें। अब सैलरी हाइक कैसे दे सकती है कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी उनके सेल्स तो नेगेटिव में जा रहे हैं या फिगर्स उतने अच्छे नहीं हैं, दे आर नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि हम आपको किसी भी टाइप का रेज नहीं देने वाले। और बिकॉज कंपनी किसी भी टाइप का रेज नहीं देती, एम्प्लॉयज़ ईदर इनएफिशिएंटली काम करते या फिर मोर्चा लगा लेते, वो काम पे ही नहीं जाते। और इसका मतलब क्या है, सप्लाई फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो डिमांड और सप्लाई वाला जो चेन है ना, जो बैलेंस बना रहना चाहिए, वो टूट जाता है फिर से, और सप्लाई फिर से टूट जाती है। तो ये एक और टाइप का इन्फ्लेशन इंड्यूस होता है। तो ये 3 टाइप के इन्फ्लेशन है जो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम इस बीच में हमारी इकोनॉमी जो है वो कौन से टाइप के इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर रही है या फिर फेस कर रही है, वो है पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा इन्फ्लेशन हम सह रहे हैं और देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। बट क्या तीसरा आया है? तीसरा आ सकता है क्योंकि पहले और दूसरे से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है तीसरा वाला। सो तीसरा भी हो सकता है। पर क्या रिसेशन को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के देखना और फिर ये बोलना कि क्योंकि इन्फ्लेशन है रिसेशन भी होना चाहिए, ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि बहुत सारी पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। नो, एक और चीज़ जो है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी कभी कांस्टेंट नहीं होती, वो हर सेकंड बदलती रहती है। तो कोई भी कह नहीं सकता फिक्स तरीके से कि रिसेशन तो आने ही वाला है। इसीलिए देयर इज सो मच ऑफ डाउट इन द मार्केट। बट एक तरीका है, क्योंकि एक चीज़, एक इंडिविजुअल चीज़ जो है वो पाया गया है हर एक रिसेशन में कॉमन, वो है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। जब भी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट होता है
मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लोगों को कम इंटरेस्ट मिलता है, उसको इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कहते हैं। ये कैसे होता है? वेल, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। बैक टू दिस वीडियो। तो जब भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व हुआ है पास्ट 50 सालों में, उसके बाद रिसेशन को नोटिस किया गया है। अब 2007 का ये कर्व नोटिस करिए। इसमें यील्ड ऑफ 3 मंथ्स बॉन्ड 5.11 है, यील्ड फॉर 10 ईयर बॉन्ड 4.76 है। 3 मंथ वाला जो बॉन्ड यील्ड है वो ज़्यादा है दैन 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड जो है वो ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है वो कम है। एंड इसी की वजह से 2008 का रिसेशन नोटिस किया गया। अब यही चीज़ सितंबर 2022 में भी देखा जा रहा है, जहाँ पे यील्ड फॉर 10 ईयर बॉन्ड 3.45 है, यील्ड फॉर 3 मंथ्स बॉन्ड 3.19 है। अब आप देख सकते हो ये कितना क्लोज है। इनफैक्ट शायद से 3 मंथ बॉन्ड भी 10 ईयर बॉन्ड के ऊपर चला जाए, विच कैन लीड टू, आई रिपीट, कैन लीड टू एन रिसेशन। तो ये था यील्ड कर्व इन्वर्जन। और यील्ड कर्व इन्वर्जन देख के हम बोल सकते हैं कि ये कॉमन पैटर्न है हर एक रिसेशन के साथ। तो क्या हम ये कह दें कि रिसेशन आने वाला है? वेल, मोस्ट प्रोबेबली यस, आंसर है हाँ, आने वाला है। बट क्या किया जा सकता है इसको लेके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर आउट करते हैं कि ऐसे 7 चीज़ें जो हम करें सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस रिसेशन। नाउ सबसे पहला होगा SIP को स्टॉप नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पे SIP को स्टॉप कर देते हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोक देते। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। नंबर 2, लमसम इन्वेस्टमेंट। प्लीज़ लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिए इस टाइम पे। हो सके तो आप उसे ब्रेक डाउन करिए, SIPs बनाइए, उसको चंक्स में आप इन्वेस्ट करिए, एक साथ मत करिए। नंबर 3, रिस्की एसेट्स से दूर रहिए। क्रिप्टो से हो सके तो दूर रहिए। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए क्रिप्टो के ऊपर। मैं मानता हूँ क्रिप्टो फ्यूचर है, मगर आज के दिन इतना रिस्कियर है और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो हो सके तो दूर रहिए या फिर बहुत कम अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो में। 4th होगा, आपको हेजिंग करना है। हेजिंग इसीलिए करना है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि डिफेंसिव और ग्रोथ स्टॉक्स में आपको इक्वली या फिर एक परसेंटेज में लगाना होगा। अब कैसा हो जाता है ना, ग्रोथ स्टॉक्स मतलब TCS, डिफेंसिव मतलब HUL हो गया या फिर डाबर हो गया, ऐसी कंपनी FMCG की कंपनी ज़्यादातर डिफेंसिव होती है। नाउ डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं? वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट में वैल्यू बना रहता है। वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करेंगे बट उनका वैल्यू हमेशा बना रहता है। आपको याद है कोविड के टाइम पे कैसे FMCG की कंपनीज ही प्रॉफिट कमा रही थी और बाकी सब नेगेटिव में थे? क्योंकि ऐसा ही होता है। रिसेशन के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग समझ जाते हैं कि रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे FMCG तो अपना सामान बेच लेती है मगर बाकी कंपनीज़ नहीं बेच पाती। और बाकी कंपनीज़ जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ है वो ग्रो स्टॉक है। तो ग्रो स्टॉक तेज़ी से बढ़ती तो है मगर तेज़ी से गिरती भी है। तो आपको परफेक्ट पोर्टफोलियो बैलेंस करना है अपना। ग्रोथ स्टॉक्स के साथ साथ आपको डिफेंसिव स्टॉक्स भी रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में। FMCG की कंपनी होगी, फार्मा की कंपनी होगी, ऐसी कंपनीज जो हमेशा हमेशा वैलिड रहती है, हमेशा यूजफुल रहती है लोगों को। तो ये हो गया मेरा 4th पॉइंट। 5th है अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। अब दिवाली का टाइम आ रहा है, कुछ टाइम के बाद क्रिसमस आएगा। ये सब फेस्टिवल के टाइम पे आप देखेंगे कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है वो अपनी सेल लगाती है, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। हो सके तो अवॉइड करिए खर्चा करना, ओवर स्पेंडिंग मत करिए क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स आते रहेंगे, उनको तो पैसा बनाना है। तो आप अपने आप को रोकिए इससे, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग करने का जो माइंडसेट है ना वो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये माइंडसेट हमारा डेवलप हुआ है विद दिस ऐप्स जो आपको चाहते हैं कि आप खर्चा करो, फेस्टिवल का दिखाते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ देते हैं, ना आप ओवर स्पेंडिंग कर लेते हो। प्लीज़ अवॉइड दैट। नंबर 6 है इमरजेंसी फ़ंड। मैंने इमरजेंसी फ़ंड के बारे में बहुत बात की है। तो आपको एक इमरजेंसी फ़ंड अपने आप तैयार रखना है, बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? अगर आप 10,000 रुपये आपको हर महीना चाहिए तो 10,000 इंटू 6 विल गिव यू 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फ़ंड। 10,000 इंटू 12 विल गिव यू 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड। और ये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ना कि इन्वेस्टेड, ना कि कहीं भी डीमैट अकाउंट में नहीं, आपके बैंक अकाउंट में। एंड 7th क्या है? 7th ये है कि आप पैनिक मत करिए। जो भी रिजल्ट है, कुछ भी होने वाला है, रिसेशन आए या ना आए, मार्केट फिर से एक बार स्टेबल हो ही जाएगा। हमेशा ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए आप पैनिक मत होइए, कोई रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए। कोई अच्छा स्टॉक है तो उसे एकदम से बेच मत दीजिए, ठीक है। बहुत लोग पैनिक सेलिंग भी करते हैं, बहुत लोग ऐसा है कि उस टाइम पे पैनिक बाइंग भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जो चीज़ आप करते आ रहे हो वही करो, इफ़ेक्टिवली करो, दैट्स इट।
एंड कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्केट ऐसा ही है और इकनॉमी भी ऐसा ही है। वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ एंड इंडिया बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। मैं आज भी देख रहा था कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करता जा रहा है और काफ़ी इवन सितंबर का महीना जो है इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल किया इंडिया ने, काफ़ी डाउन हो गया इन्फ्लेशन इनका। नाउ होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, और अगर नहीं भी होता है स्टिल इट विल गेट फिक्स्ड। तो आप वो सब की टेंशन मत लीजिए, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। आई हैड फन मेकिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड उसको फॉलो करिएगा। दैट्स इट, बाय बाय।